मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर सूरज मंडल हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में पढ़ाता हूँ। सामाजिक सरोकार रखता हूँ। एक से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए करीब 2-3 पुश्तों से अपना योगदान दिया है। मेरे परदादा जी स्वर्गीय रास बिहारी लाल मंडल और उनके जो पुत्र थे वो सभी, और जो मेरे बड़े पापा हाईकोर्ट के जज थे, अपने अपने तरीके से सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो परिवार के स्वर्गीय बीपी मंडल का था, और इसलिए नहीं था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनको वो मौका मिला जब वो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। तो जब उनको ये मौका मिला तो ये मौका को वो उन्होंने एक तरह से एक मिशन के तहत लिया। मैं ये वाकया पहले बता चुका हूँ मैं अपने जो तमाम साथी जुड़े हैं, और माफ़ी चाहूँगा कि इस अभी तक वो कुछ भी हमारे साथी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो ज़रूर आप मुझे बीच में मैसेज देंगे। ये जो बीपी मंडल साहब जब 1968 में मुख्यमंत्री बने, एक बात कई लोग बोलते हैं बिहार में, लालू जी आके लोगों के पिछड़ों के मुंह में आवाज़ दी। लेकिन जिस समय जिस माहौल में बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने थे, वो बड़ी ही एक क्रांतिकारी माहौल था। शोषित दल का गठन हुआ था। बाबू जगदेव प्रसाद जो शोषित दल के अध्यक्ष थे, सतीश प्रसाद सिंह, ये सारे लोग अन्य पिछड़े वर्ग के थे। और भी लोग नेता थे, राम लखन सिंह यादव जो कांग्रेस पार्टी में थे उस समय। ऐसे लोगों ने मिलकर बीपी मंडल को उस समय मुख्यमंत्री बनाया, जिस वो सिर्फ सवर्ण जाति से ही आ रहे थे। और जब बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने और गांधी मैदान में जब उन्होंने एक स्वतः एक भाषण का रैली उनका हुआ था, तो एक ज़बरदस्त वहाँ पर पथराव हुआ। मेरे चाचा बाद में हाईकोर्ट, बड़े पापा हाईकोर्ट जज बने, वो सुन रहे थे, वो रजिस्ट्रार थे हाईकोर्ट के। कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया, उनके सरकारी गाड़ी पर रजिस्ट्रार लिखा हुआ था। तो वो पथराव उन पर भी हुआ था। मैं बाद में वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से लोग आक्रोशित थे। आक्रोशित इसलिए थे कि सत्ता के इस जो चाबी पर कैसे जो क्या कहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों का एक तरह से पहचान बन रही है, उनका वर्चस्व बन रहा है, जिसको ना उस समय लोग टॉलरेट करने के लिए तैयार थे और ना आज टॉलरेट करने के लिए तैयार है। आज तो परिस्थिति और विषम है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। और मैं अपने, जिस समय मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैं उसको दोहराना चाहूँगा। मैं महाराष्ट्र के उन तमाम ऐसे बड़े हमारे आइकॉन्स थे, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महाराज साहू जी महाराज, जो महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उन लोगों का मैं नमन करता हूं। और आज के भी ऐसे नेता, मैंने नाम लिया था जस्टिस कोलसे पाटिल का, मैंने नाम लिया था नितिन राउत साहब का, मैंने नाम लिया जितेंद्र आव्हाड का, शरद पवार साहब का। ऐसे लोगों को मैं मानता हूं कि देश में एक नई दिशा वो दे सकते हैं। और जो पिछड़े वर्ग के प्रति आज जो एक बड़ा वॉइड है, एक कितना एक दिलचस्प स्थिति है कि जो समाज सबसे शक्तिशाली है डेमोक्रेसी में, उसका नेतृत्व भी नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर तो उसकी पार्टी ही नहीं है। को किस पार्टी को आप कहेंगे? कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पिछड़े वर्ग के दर्द को समझे, जो पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो वैसी स्थिति में जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला संविधान में अपनी बात रखने का, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, तो उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान किया। लेकिन उनका यह एक बड़ा तबका, जिसमें जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनको
अपना स्थान प्राप्त करने के लिए भी संविधान के तहत प्रावधान किया जाना चाहिए। और इसके लिए काफ़ी दबाव के बाद ये तय हुआ कि पिछड़ा वर्ग आयोग एक बनेगा और 3000 से अधिक ऐसी जातियां हैं जो देश में पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनको देश के संसाधन पर कोई उनका हक नहीं है, उनको कैसे आगे लाया जाए, इस विचार के साथ वो अपनी अनुशंसाएं करेगा। और ये बात को भुला दिया गया, क्योंकि पिछड़े वर्ग को हमेशा लोहिया जी बाद में कहते थे कि ये एक अजगर है, ये अगर उठ गया, अपनी ताकत पहचान लिया, तो इसके सामने कोई और टिक नहीं पाएगा। तो मजबूरन बाबा साहब को नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसमें 3 जो महत्वपूर्ण कारण था उनके इस्तीफे का, उसमें एक कारण ये भी था कि पिछड़े वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ था और उनके इस दबाव के कारण पिछड़ा वर्ग जो है वो आयोग का गठन हुआ। और महाराष्ट्र के ही एक कांग्रेस के नेता थे काका कालेकर साहब, वो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। और दिलचस्प बात देखिए, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो अपनी ही रिपोर्ट के अनुशंसा के विरुद्ध राष्ट्रपति को लिखा कि मैं अपनी रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। और कहा जाता है कि ये नेहरू जी के दबाव में था और क्या था, मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। हमारे मित्र डॉक्टर रतन लाल भी वॉच कर रहे होंगे, आजकल वो अंबेडकर नामा पे बहुत सारी सीरीज़ बना रहे हैं वीडियो के। मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि इस पक्ष को वो अपने किसी एक अंबेडकर नामा में ज़रूर लाएं। और मैं ये जो अंबेडकर साहब का इस्तीफ़ा था, उसके बाद जो पिछड़े वर्ग के आयोग के रिपोर्ट को डस्टबिन में दिया गया, तो फिर दूसरा मौका 20 साल बाद मिला। 1977 में जब जनता पार्टी, जिसने प्रॉमिस किया था कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे, उसने कहा कि हम एक नए कमीशन का गठन करेंगे। अब ये लोगों को फिर लगा कि मुरारजी भाई इस पूरे प्रकरण को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए या उसको टालने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सच्चाई जो भी हो। लेकिन इसी बहाने जो मंडल जी उस समय जनता पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, उनको कैबिनेट में जब नहीं लिया गया था तो उनके कई प्रशंसक और जो उनके साथ थे वो काफ़ी तकलीफ़ में थे कि आपको कैसे नहीं कैबिनेट में लिया गया, क्योंकि वो बिहार में जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे। लालू जी को टिकट उन्होंने दिया था और इसका कई बार मतलब मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उसमें पैरवी जयप्रकाश नारायण ने की थी। लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन मुरारजी भाई ने किया तो अध्यक्ष बीपी मंडल साहब को बनाया। और फिर उनके घर पे कई लोग बैठे थे। हमारे एक सीनियर मित्र हैं डॉक्टर अनिल जयंत, वो बताते हैं कि वो उस समय डॉक्टर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टर थे और अक्सर मंडल जी के यहाँ आते जाते थे, कि लोग बोले कि आपको तो ऐसे ही कुछ दे दिया। तो मंडल जी बोले नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर कई बनेंगे और आते जाते रहेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है एक इस देश के एक बड़े तबके का उत्थान के लिए, अगर मैं उसको सही ढंग से कर पाऊंगा तो मैं ईश्वर को एक बड़ा धन्यवाद दूंगा और मैं समझूंगा कि इस समाज का बेहतरी हो सकता है। और इस मिशन के साथ वो अपने काम पे लगे। और जब तक उन्होंने रिपोर्ट दिया तब तक तो जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया। और जाहिर है कि इंदिरा गांधी के भी कुछ कहना चाहिए, इंदिरा जी इशारा की थी कि जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप खाली है, आप थोड़ा आर्थिक आधार वगैरह करके इसको निपटा दीजिए। मंडल जी इस बात से को नहीं माने और 31 दिसंबर 1981 को वो विज्ञान भवन में रिपोर्ट दिए और 1 जनवरी 1982 को अपने फिएट कार 8585 से पटना के लिए निकल गए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं बता चुका हूँ अभी
कि जिस समय वो राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति भवन में रिपोर्ट दे के आ रहे थे, तो साथ में वो सेक्रेटरी जो थे एस गिल साहब को उन्होंने कहा था कि गिल साहब, इस रिपोर्ट को मैं गंगा जी में डाल के आ रहा हूँ, इसका पता नहीं क्या होगा। तो खैर वो अपनी जगह पे है। रिपोर्ट आई, लेकिन वो रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी सरकार नहीं थी, और परिस्थिति ऐसी बनी कि 1991 में वीपी सिंह को उसकी एक अनुशंसा को लागू करना पड़ा। अब लोग वीपी सिंह की बहुत आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं इस बात से को मानता हूं कि अगर वीपी सिंह ने उस एक अनुशंसा को लागू नहीं किया होता तो वो सत्ता में बने रहते। सत्ता में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को देना एक क्रांतिकारी कदम था, और उसके लिए 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। अंततः 1997 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से उसको स्वीकार किया, लेकिन उसमें एक असंवैधानिक प्रावधान क्रीमी लेयर का डाल दिया। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कई बार प्रश्न उठता है कि 52% कमीशन ने कहा कि पिछड़े वर्ग का तादाद है, तो 27% ही आरक्षण की अनुशंसा क्यों की गई? तो इसलिए की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने एक जजमेंट के आधार पर एक कैप डाल दिया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है, और वैसे में लगभग 22.5% चूँकि SC/ST के लिए पहले से था, और उसके बाद 27% ही बचता था जिसके तहत ये रिजर्वेशन की अनुशंसा की गई। और ये मैं चाहूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, कि एक बार पिछड़े वर्ग के अनुशंसाओं को ज़रूर आप देखें। एक व्यापक दस्तावेज है वो, और बड़ी ही एक सवर्णों द्वारा पूरे समय पर उसको एक तरह से उसको डिमीन करने का कोशिश किया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरी कानूनी ताकत लगाकर भी मंडल कमीशन रिपोर्ट का जब ध्वस्त नहीं सुप्रीम कोर्ट में किया जा सका, तो उस रिपोर्ट को कितने पुख्ते तरीके से कानूनी और सामाजिक तौर पे बनाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि हम कहाँ खड़े हैं, पिछड़ा वर्ग कहाँ खड़ा है? आज पिछड़े वर्ग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं समझता हूँ SC/ST जो तबका है उससे भी कम है। SC/ST के साथ एक बड़ा फैक्टर था कि वो पढ़े लिखे थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो वो अपने सारे समय नौकरी और पढ़ाई में लगाकर एक तरह से एक अपना क्या कहना चाहिए नेतृत्व, अपनी एक सामाजिक पहचान, अपना एक एकीकरण करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन आदिवासियों और इधर पिछड़े वर्ग का स्थिति खराब होता रहा, और अभी जो सत्ता में लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से लड़ाकर, और दोनों सेक्शन को वो रोज़ गोली मारते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार में भी कुछ हद तक, कई और अन्य राज्यों में दलितों से अधिक अन्याय अभी पिछड़े वर्ग के अगेंस्ट हो रहा है। और जो मजदूर जो इतने हम लोग अभी देखे हैं जो सड़कों पे थे, वो किस वर्ग से थे? वो उसी वर्ग से थे जिसमें वो मोदी करते हैं, जो मोदी का जो वोट है उस वर्ग के से है। वैसे एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि इस पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता में बने रहने के पीछे एक बड़ा उनका समझना चाहिए साजिश EVM के कारण। और अगर EVM नहीं है तो किसी भी हालत में हर जाति अपना अलग अलग पार्टी भी खड़ा कर ले तो भी भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। तो इनके लिए जैसे राक्षस की जान तोते में होती थी, वैसे इस सत्ता और इस शासन की जान EVM में। लेकिन हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेतृत्व है, क्या कोई बोलते हैं इसके विरुद्ध? कोई आप कभी सुनते हैं क्या कि इन्होंने इनमें से किसी ने
क्या कहते हैं ईवीएम के खिलाफ संघर्ष की घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ कि एक पिछड़े वर्ग का जो आज की प्रासंगिकता जो मुझे बताया गया, उसको इस संदर्भ में देखना है कि क्या इस समुदाय में आपस में यूनिटी है कि नहीं, एका है कि नहीं। नहीं है तो आप कहीं के नहीं हैं, अगर है तो आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक। लेकिन इसको समझेगा कौन? मैं आपके माध्यम से हमारे सामाजिक रूप से जागरूक कई साथियों को जो और राजनीतिक रूप से भी जो दर्द महसूस करते हैं इस बात का, हम लोग रोज़ उनको सुनते हैं, रोज़ अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या पिछड़े वर्ग को वो पहचान मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उसका नेतृत्व कौन संभाल रहा है? तो आज एक बड़ा मैं एक विनती कर रहा हूँ, एक बड़ी दुखद वाकया भी हुआ है कि देखिए, ये जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, ये आइकॉन्स को और संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ पे इनका चल रहा है हमला, इनका हमला तमाम ऐसे संस्थाओं पे चल रहा है जिससे देश के संविधान को बचाया जा सके। अब ये क्या करते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू को तोड़कर कई जगह वहाँ के दलित और जो बहुजन समाज है उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं, वैसा ही एक प्रयास मधेपुरा के पास बीपी मंडल के स्टैच्यू को तोड़ने के लिए हो रहा है, और ये विकास के नाम पर हो रहा है। मधेपुरा से और सहरसा के बीच में बैजनाथपुर नाम का एक जगह है जहां NH 106 क्रॉस करेगा। अब जो नितिन गडकरी साहब इस NHAI के विभाग के मंत्री हैं, उनके हाथ में ये लोग हैं, और जो बनाने वाले इंजीनियर्स हैं, जाहिर है कि ये जो नक्शा बनाते हैं ये वो उस तरह से बनाते हैं कि मंदिरों को ये बचा दें लेकिन आइकॉन्स को मटियामेट कर दें। तो बैजनाथपुर चौक पर जो बीपी मंडल का एक स्टैचू है, जो, और बीपी मंडल के स्टैचू को मैं सिर्फ मंडल जी का स्टैचू नहीं समझता हूँ, वो पिछड़े वर्ग की अस्मिता है। वो उस तमाम ऐसे लोगों का एक भरोसा है जो आज भी समझ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट अगर लागू होगी तो उनके स्थिति में बेहतरी हो सकती है। ये उन लोगों की पहचान है जो लोग मानते हैं कि हम इस देश में एक ऐसे नागरिक के समूह हैं जिनके हाथ में सत्ता रहनी चाहिए थी। उनको अपमानित करने के लिए बीपी मंडल जी के स्टैचू को बैजनाथपुर में ध्वस्त किया जा रहा है। और इस साजिश में जो केंद्र की सरकार जो है, उसके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी साहब और नीतीश कुमार साहब इकट्ठे हैं। और उसमें एक वजह यह भी है कि वो जो स्टैचू है उसका उद्घाटन कभी राबड़ी जी ने किया था, और यहाँ पर उनका इरादा दोनों को अपमानित करने का है। मैं आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि अगर मंडल जी के स्टैचू को बैजनाथपुर में छुआ भी गया तो नीतीश कुमार सहित नितिन गडकरी को पता चलेगा कि वो किस डस्टबिन में जाके गिरेगा। और ये मैं खुलेआम आज चैलेंज कर रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मंडल जी के स्टैचू को छुओगे मटिया मेट हो जाओगे। मैं कोई आवेश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने सम्मान की रक्षा अपने उस परिवार की तरह करना चाहता हूँ जिसमें वो लोग थे जो अंग्रेजों से मुकाबला किए थे, जिसमें वो लोग थे जो तमाम सवर्णों को जवाब दिए थे, जिनके यहाँ कुर्सी पर बैठने के पहले सभी सवर्णों को पूछना पड़ता था। मैं उस परिवार से हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंडल जी के स्टैचू को अगर छुआ गया तो उन सभी ताकतों का हम लोग मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। इसके लिए वहाँ बैजनाथपुर में मीटिंग हुई है, और वहाँ हमारे वरिष्ठ साथी लोग हैं और हमारे समाज के लोग हैं,
जिन्होंने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय को हम साझा करेंगे आपके साथ। और अगर प्रोटेस्ट करना होगा तो मैं अपील करूंगा कि आप उस प्रोटेस्ट में हमारे साथ दें। और ये प्रोटेस्ट, दिस शुड नॉट जस्ट बी इन बिहार, इन बजनाथपुर, it should be from the backward classes of Tamil Nadu, it should be from the backward classes of Kerala, it should be from Andhra Pradesh, it should be from Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Bengal, Madhya Pradesh, Bihar, UP, Haryana and Delhi, everywhere. तो ये मैं इसलिए आज आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि आज इस प्रासंगिकता की बात की गई। यही है प्रासंगिकता। किस तरह से अपमानित करो, मंडल जी के रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंको, मंडल जी के फोटो को नहीं लगने दो, मंडल जी के स्टैचू को तोड़ो, और उसके बाद बताओ कि ये तो फिर हम किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग को लागू करने के लिए सभी पार्टियां के तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और उन्होंने क्या किया है? उन तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो आरएसएस के गुलाम हैं, और मैं आज इस्तेकबाल किया था महाराष्ट्र की भूमि को, इसलिए किया था कि वहाँ बाबा साहब और महात्मा फूले ऐसे लोग, साहू जी महाराज, और अभी भी जो हमारे नेता लोग हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल का मैंने नाम लिया था, और भी जो पवार साहब और जितने ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, उसी महाराष्ट्र में हमारा दुश्मन नंबर 1 नागपुर में बैठा हुआ है, और मैं खुले रूप से उसको चैलेंज करता हूं कि तुम बजनाथपुर में मंडल जी के स्टैचू को छुओ, और तब पता चलेगा कि आरएसएस में कितना दम है और आरएसएस क्या कर सकता है। मैं अपने तमाम पिछड़े वर्ग के साथियों को बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक के तौर पर मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है। मैं सवर्णों किसी के साथ, अपने स्टूडेंट्स में हम लोग जब भी मिलते हैं, मैं आज तक एज ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं काफ़ी सारा चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीता, जहाँ पिछड़े वर्ग के लोग ने मुझे वोट नहीं दिया था। वोट नहीं दिया था, इसका मतलब है कि वो पिछड़े वर्ग के लोग नहीं, अधिक तक सवर्ण लोग थे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में मैं चुनाव जीता हुआ हूँ। लेकिन आज जो परिस्थिति है, ये देखिए किस तरह से एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया, तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को समाप्त कर दिया गया, तमाम ऐसे जो एवेन्यूज़ हैं जहां ओबीसी को मौका मिल सकता था, उसको समाप्त कर दिया गया। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को देख के कि वो तो ये, और हमारे नेता वो सवर्णों की आर्थिक उतारेंगे, लेकिन हमारे ही जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो कई बार महसूस करते हैं कि हमें उचित सम्मान ये समुदाय, पिछड़े वर्ग में ही ये समुदाय नहीं दे रहा है, उनके सामने हाथ जोड़ने में हमको शर्म आती है। तो इस तरह से हमें एका नहीं होगा। बहुजन जो एकता है, उसकी नींव जो है, वो जो ठीक ब्राह्मणवाद का उलट, जिस तरह से ब्राह्मणवाद में सीढ़ी नुमा है, हर जाति अपने आप को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक देखता है, हम आज एक समान उस सीढ़ी को हम लोग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। हम इस तरह से कर रहे हैं, सब बराबर हम लोग। और उसमें जो लोग पैसे वाले हैं, जो सक्षम हैं, उनको ये समझना चाहिए कि गांव में जो आपके ताकत के बलबूते आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अन्य पिछड़े वर्ग के ही दूसरे साथियों से लड़ना पड़ेगा। अगर आपके ही जाति का कोई उस पर जुल्म कर रहा है, तब जाके ये कुछ नहीं चलेगा आरएसएस और बीजेपी का। हम लोग जीतेंगे, और ये जो अस्मिता है पिछड़े वर्ग की, वो बरकरार रहेगी। मुझे कहा गया था कि मैं समय आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच की है, तो मैं 2-3 बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो मंडल कमीशन की सिफारिश के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल नहीं है। देश के संसाधन में आप हिस्सेदारी आपको क्यों नहीं? देश के संसाधन में सिर्फ, देश का संसाधन क्या है? जो ये लोग कहते हैं वी आर टैक्स पेयर्स, टैक्स पे चल रहा है ये देश। देश के पास अपार धन संपत्ति, जो
क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स से, और उस रॉ मटेरियल्स पर अधिकार जो है सो चाहे सही ढंग से या गलत ढंग से चंद कॉरपोरेट का है। और ये कॉरपोरेट कौन है? इसमें एक गठबंधन है जो एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ जो पूंजीवाद, जो ऐसा पूंजीवाद जो पूंजीवाद एक सरल पूंजीवाद नहीं है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये ऐसा कैपिटलिज्म है जिसमें बेईमानी भरा हुआ है। तो इस कैपिटलिज्म का जो और जो एक नेक्सस है, इसको तोड़ना होगा। और मैं एक जगह कमेंट देख रहा था, हमारे एक साथी ने लिखा है कि धर्म की गुलामी। मैं इसमें एक मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आप मेरे सोच से सहमत हो सकता है सहमत नहीं। धर्म जो है वो प्योरली प्राइवेट चीज़, वो एक व्यक्ति का निजी मामला है। वो तब जाकर समाज के लिए घातक हो जाता है जब उसका आडंबर खड़ा होता है, जब उसका पाखंड शुरू होता है, जब एक बड़ा यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में कोई ब्राह्मण आता है, उसको इतना सोना से लोग लाद देते हैं या उसके चरण में लौटने लगते हैं। और आप छोड़िए धर्म, जो सिर्फ से कि एक व्यक्ति एक निश्चित जाति से है और इसलिए हम खड़े होकर उसका, चाहे उम्र में हमसे छोटा हो, छूते हैं क्योंकि वो तिलक और वगैरह लगाए, घंटी उंटी लेके आया है कि आपका वो पूजा करे। तो ये चीज़ का विरोध मैं भी करता हूँ, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल उसका जो साइड है, उस स्पिरिचुअल साइड के प्रति मैं अपना जो निजी समझ है उसको मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ किसी समाज में, कहीं क्या कहते हैं, जो ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर उसका गलत प्रभाव पड़े, जिसके बहाने एक शोषण हो समाज में। और समाज में शोषण का जो ऐसे उपाय किए जाते हैं धार्मिक रूप से, उसको हम लोग विरोध करते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले दो बातों को दोहराना चाहूँगा कि मंडल जी बड़े परिवार से थे और किस तरह से, देखिए, ये इकोनॉमिक बेसिस बार बार आता है। वो मुख्यमंत्री बने और उसी समय बिहार में एक जगह है बेगूसराय, उसके पास बरौनी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वो गंगा के बिल्कुल किनारे। उसमें रिसाव हो गया और उसका जो तेल है गंगा में चला गया और उस तेल में आग लग गई। और वो इतनी भयानक आग थी कि 1-2 दिन तक वो जलती रही, उसको बुझाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। और ये बात बिहार विधानसभा में उस समय उठा। जब बिहार विधानसभा में जब ये मामला उठा तो इसको वहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा ने कहा हाउस में ऑन रिकॉर्ड कि जब शूद्र मुख्यमंत्री हो जाए बिहार का नहीं, शूद्र मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या होगा, गंगा में आग ही लगेगा। तो मंडल जी इतने बड़े परिवार से थे कि उनके जो अपने निजी स्टाफ थे, वैसे वैसे वो कई लोगों को आगे पीछे चलते थे। जिस समय लोग गाड़ियाँ नहीं थी वो गाड़ी से जाते थे विधानसभा। जिस समय उनके 4 जो स्टाफ थे, बॉडीगार्ड थे, वो निजी बॉडीगार्ड, वो उनके साथ रहते थे। तो फिर भी उनको ये उलाहना दिया गया। इसी तरह जब वो स्टूडेंट थे तो दरभंगा में संस्कृत महाविद्यालय विद्यालय है जहाँ वो एक हॉस्टलर के रूप में थे। तो जो संस्कृत विद्यालय में इनको अपना, चूँकि इनको लगा कि वहाँ खाना वगैरह का क्या इंतज़ाम हो नहीं हो, तो ये पूछवाए। उसके पहले चूँकि ये अकेले यादव थे जो उस ब्राह्मणों के हॉस्टल में रहते, तो ऐसा सिग्नल मिला किसी को
कि इनका खाना पीना अलग किया जाएगा। तो इन्होंने उनके बड़े भाई जो भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल थे, उन्होंने इनके साथ एक पूरा खानसामा, रसोई और नौकर और चाकर 3 लोगों का ग्रुप भेज दिया कि इनके साथ रहेगा। इसलिए, और ये बाद में कहा गया ये जमींदार थे इसलिए रखे, नहीं, जमींदार होने के बावजूद इनका खाना पीना एक तरह से, चूँकि ये यादव थे तो इनको अलग किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते आए हैं। और मंडल जी 1977 में जनता पार्टी के सांसद के रूप में इनको लोकसभा में एट्रोसिटीज़ ऑन हरिजन्स पे बोलना था, और उसमें चौधरी चरण सिंह साहब होम मिनिस्टर थे। चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि मंडल जी एट्रोसिटीज़ ऑन हरिजन पे कोई ख़ास बोले जिससे सरकार की किरकिरी हो, लेकिन मंडल जी हमेशा सही बात बोलने में यकीन रखते थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था। और उन्होंने एक ज़बरदस्त भाषण दिया, जिस भाषण को मैं शेयर किया भी हूँ, करूँगा भी, फिर से भी करूँगा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब ये भाषण दे रहे थे तो किसी सदस्य ने पूछ दिया कि अगर हरिजन आप पर एट्रोसिटी करे तो क्या होगा। तो इस पर मंडल जी ने बात को रोककर पहले उनको जवाब दिया कि जितना जुल्म हमने हरिजनों पर किया है, अगर कोई हरिजन थोड़ा सा भी जुल्म करता है, बदला लेता है, तो वो जस्टिफाइड हो सकता है। आपने हज़ारों वर्ष की पुश्तैनिक तरीके से जुल्म किया है। अगर एक आध जुल्म कोई हरिजन आप पर कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर जुल्म नहीं करता है तो ये आश्चर्य की बात है कि क्या हमने इस समाज को ऐसा बनाया है कि जहां वो अपनी बात भी कहने का हिम्मत रखता हो। इसलिए अक्सर हरिजन पर अब भी जुल्म होता रहता है। तो मैं इस बात के साथ धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा जो टेक्निकल साइड कमज़ोर था, इसके पहले मैं 2 बार बोला हूँ, लैपटॉप से बेटर ये था, लेकिन इसमें सही नहीं आ रहा था। तो मैं पुनः जब हम लोग मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात रखूँगा। मैं पुनः अपने तमाम आइकॉन्स, ख़ास तौर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, मैं नाम लेना चाहूँगा बड़ौदा महाराज का भी, जिन्होंने अम्बेडकर साहब को वजीफ़ा दिया था, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया था। और बिहार के ऐसे क्रांतिकारी नेता बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी, और उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव साहब, और भी जो चंद्रजीत यादव जी, और अभी जो राजभर साहब पर जुल्म ढाया जा रहा है उत्तर प्रदेश पर, उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम ओबीसी तबके के लोग जो हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग सबको राजभर साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली में हमारे मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे कई साथी हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन डॉक्टर रतन लाल जी का मैं विशेष रूप से नाम इसलिए ले रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत वो कर रहे हैं। अम्बेडकर नामा करके एक सीरीज़ बना रहे हैं अम्बेडकर के जो विचारों पर, और जिन परिस्थितियों में उनकी जो राजनीति हुई थी। इसके साथ साथ हमारे कुछ और साथी हैं, डॉक्टर सुधांशु कुमार हैं डूटा में, हमारे साथी हैं डॉक्टर संदीप यादव हैं, हमारे कुछ साथी हैं अवधेश शाह साहब, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये तमाम साथी हैं। आपके जो ग्रुप में अगर उनको भी आमंत्रण मिलेगा, मैं समझता हूँ मैं देव कुमार साहब हैं, ऐसे लोग भी बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग ओबीसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस पर एक चीज़ खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि ओबीसी को तहस नहस करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, कर दिए गए हैं। और ये सारा प्रयास का कहना चाहिए स्रोत है वो आरएसएस जानता है कि इस देश में दलित मुस्लिम करके कोई राजनीति नहीं कर पाएंगे। दलित मुस्लिम का राजनीति जो है कहीं ना कहीं
कम्युनल राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन अगर बहुजन राजनीति होगा, अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक इकट्ठे खड़े होंगे, और अल्पसंख्यकों में मैं ख़ास तौर से पसमानदा का नाम लेना चाहता हूँ, जो अल्पसंख्यक समुदाय में भी जो पिछड़े हुए हैं, जिनमें से कई लोगों का नाम मंडल कमीशन के लिस्ट में है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। इसी सब बातों के साथ मैं पुनः अपने सारे आइकॉन्स को, अपने जो सभी राज्यों में जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, हम लोग एक विनती, और मैं इसके पहले समाप्त करूं, कह देना चाहता हूं कि ओबीसी के लोग, हम लोग एक बार साथ हैं। देखिए, ये देश की सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए। देश जो है इसको लूटा जा रहा है, देश समाप्त हो रहा है। आज चीन हमारे ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। आज जो है सो हमारे देश से रुपया गायब हो चुका है। देश को जितना अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, उससे अधिक अभी लूट लिया गया है सिर्फ पिछले 6 साल में। अगर ये सब को हम नहीं रोक पाए तो इस देश के प्रति भी हम लोग अन्याय करेंगे, हम अपने लोगों के प्रति अन्याय करेंगे। जय भीम, जय मंडल, जय भारत।